नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। एक खबर निकल करके सामने आई विपक्ष के लिए और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए भी हो जाती है जो विपक्ष की विचारधारा से जुड़े हुए हैं या फिर बीजेपी, जिनके लिए विपक्ष भी जरूरी हो जाता है। विपक्ष ने तारीखों पर तारीखें देना शुरू कर दिया है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक के बाद एक बैठकें शुरू होने वाली है। 18 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, इन 3 तारीखों में 3 बड़ी बैठकें होने वाली है। 18 तारीख को यूपी के दिग्गजों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे और ये भी फैसला करेंगे कि राहुल गांधी अमेठी से उतरे या नहीं और 80 सीटों पर, पूरे यूपी की 80 सीटों पर क्या करेंगे। लोकसभा के लिए तैयारियों में पूरी तरीके से जुट चुके हैं राज तिलक के बाद, क्योंकि देखिए पीएम मोदी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद एक चीज कही थी कि हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, हम एक कदम चले तो वो 2.5 कदम चले। मुझे लगता है कि विपक्ष ने पूरी तरीके से सीरियस ले ली है वो बात और मैदान में उतर चुके हैं। 19 तारीख को, 18 तारीख को वो यूपी के नेताओं से मिलेंगे कि अखिलेश यादव और तमाम यूपी के जो बड़े नेता हैं, जयंत चौधरी, उनके साथ कितनी सीटों का समझौता करना चाहिए। 19 तारीख को इंडिया गठबंधन, पूरे इंडिया गठबंधन की बैठक है और उस इंडिया गठबंधन में ये फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। वही 21 तारीख की बात करूं तो 21 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है कि इंडिया गठबंधन के डिसीजन पर अब 21 तारीख को क्या होगा। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है पूनम पंडित, यूपी से आती हैं, उस सूबे से आती हैं जो काफी बड़ा सूबा है और काफी अपने अंदाज में अपने क्षेत्र की भाषा को लेते हुए वो काफी दबंग तरीके से अपनी बातों को रखती हैं। पूनम पंडित, बहुत स्वागत है आपका। आवाज पहुंच रही है आपको मेरी? हाँ जी, बिल्कुल। जी जी जी। बड़ी तैयारियां आपने शुरू कर दी है, 3 बड़ी तारीखें सामने आई है। क्या कहना चाहती हैं? क्या कांग्रेस को बड़ा सबक इस समय मिल चुका है कि अब कोई भी दिन, कोई भी मौका, कोई भी घड़ी नहीं गंवानी है और पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं बीजेपी से फाइट करने के लिए? पहली प्रतिक्रिया क्या देना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब लड़ाई देश के सबसे बड़े लुटेरों से हो जाती है तो हमें शांत नहीं बैठना चाहिए, जोरों जोर से लड़ना चाहिए। वैसे भी हम देश के प्रधानमंत्री का बड़ा सम्मान करते हैं, कोई उनकी बात को सीरियस ले या ना ले, उनकी पार्टी ले ना ले, लेकिन हम लोग बिल्कुल सीरियस लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को 2.5 कदम आगे होना चाहिए। कहाँ सीरियस हम ले चाहते रहे हैं हैं? आप कह रही हैं, एक तरीके से कदम आप आगे कह रहें। रही हैं कि लुटेरे जी, एक तरफ आप कह रही हैं कि लुटेरे, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि आप सीरियस ले रहे देखिए हैं। लुटेरे वो आपको कह रहे देश हैं के कि सबसे बड़े भैया मेंढक कूद रहे। लुटेरों से हमारी लड़ाई है, तो हमें 5 कदम चलना पड़ेगा, 2.5 कदम नहीं, 5 कदम हमें पूरा चलना पड़ेगा और वही हमारी कोशिश है। और मैं आने वाले समय में भी बोल देती हूँ भाजपा को भी कि जो आज वो सत्ता में है और वो भी अगर विपक्ष में रहे तो उन्हें भी 5 कदम चलना चाहिए जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हार आपको सीख दिलाती है। लेकिन ये हार जनता की हार नहीं है, ये हार सरकार ने हमें दी है, जो हमने बिल्कुल उसको स्वीकार किया है। जनता ने नहीं दिया हमें हार, सरकार ने दिया है, क्योंकि इसका प्रमाण देने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा, 15,000 जनता से ने नहीं ज्यादा दिया, जनता ने चुनाव नहीं। जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जनता की हार नहीं है, वो सरकार की हार है। मौजूदा पार्टी की जो हमारी सरकार है सत्ता में, उन्होंने हमें हार दिया, जनता ने तो हमें जिता दिया था। लेकिन हम उस भी हार को भी हम स्वीकारते हैं और पूरे सम्मान के साथ में उनका इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि शुक्र है आप कुछ तो डरे, शुक्र है आपके अंदर भय तो आया, शुक्र है कि आपने हमारी और अपनी औकात को तो आका, शुक्र है आपने आंखें चलिए तो खोली। चलिए, जब जब औकात की बात होगी क्योंकि तो ये मैं भी ये होगी बात कि मीरा एक तरफ मैं ये पीएम बात मोदी है और एक मीरा जी मैं सुनिए, ये बात एक छोटा इसलिए सा। बोल रही जी, हूँ, 1 मिनट मैं आपको रोक करके माफी चाहती हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये बात क्योंकि ये चुनाव आयोग का जो पोर्टल है, 15,000 रिपोर्ट इन चुनावों को लेकर के, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उन पर रिपोर्ट जो डली है वो चुनाव आयोग पर डली है और 15,000 लोगों ने रिपोर्ट किया है। मैं यहाँ पर एक आपने जब बात की कि भैया औकात नापनी होगी,
तो बात तो ये भी होगी कि एक तरफ पीएम मोदी है और एक तरफ पूरा विपक्ष है, तो इसको कैसे आंका जाए, इसको किस नहीं 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 नहीं, पैमाने आप से कैसे आंका जाए, देखिए ये आप शब्द से कैसे आप कह भाग नहीं सकती हैं सकती कि है। आप कैसे कह सकती हैं कि एक तरफ की प्रधानमंत्री जी हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री है देश के, और देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता है, आरएसएस है, तमाम लोगों का जमावड़ा उधर लगा हुआ है, और 20-25 गठबंधन जो पार्टियां हैं उनके साथ वो भी है। ऐसा नहीं है कि अकेले प्रधानमंत्री जी हैं, 25-30 गठबंधन भी उन्होंने किए हुए हैं। तो वो ये ना जताएं कि मैं अकेला हूं और पूरी तरह तो मतलब पूरा मान लिया जमावड़ा जाए लगा कि हुआ है। अब आमने सामने की लड़ाई होगी, पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है कांग्रेस, बिल्कुल बीजेपी से बिल्कुल, भी पहले। विचारों की लड़ाई होगी, विचारों की लड़ाई होगी, और हर मुद्दे पर बात होगी, और कांग्रेस भी चुप नहीं रहेगी और हम जैसे लोग भी चुप नहीं रहेंगे। हर बात को उठाएंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ के चुनाव की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के चुनाव की हो, चाहे वो राजस्थान के चुनाव की हो, चाहे वो कोई भी चुनाव की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री जी का जगह जगह घूमना ले हो, और चाहे वो कांग्रेस के नेताओं के घर ईडी भेजना लो, और फिर बाद में वो लोग भाजपा में अगर शामिल हो जाते हैं तो वो ईडी नहीं भेजते। हर मुद्दे पर बात होगी। चलिए, जिस सूबे से आप आती हैं, हमारा यही मोटिव था कि आप जिस सूबे से आती हैं, उसी सूबे के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी बैठक होने वाली है, उसी सूबे के दिग्गजों के साथ। यहां पर मेंशन कर दूं, मैं माफी चाहूंगी, शब्दों का हेरफेर हो गया। कहीं ना कहीं जिस तरीके की तैयारी आपकी दिख रही है, वहां पर एक सवाल भी बनता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी पारंपरिक सीटों को भी हार गए थे, अमेठी को हार गए थे, और इस बार क्या तैयारी है आपकी? 80 सीटें हैं और यूपी बड़ा फैसला करता है, यूपी बहुत बड़ा फैसला करता है लोकसभा चुनाव में। यूपी प्रधानमंत्री चुनता है देश का, यूपी का एक बड़ा अहम रोल होता है, 80 सीटें इसमें आती हैं। रही बात की अमेठी आप हार गए थे, मैंने अभी आपको बताया कि जनता हमें नहीं हरा रही है। अगर जनता हमें हराती तो 4 करोड़ 81 लाख वोट पड़ा था भाजपा को इन 5 राज्यों में, और 4 करोड़ 90 लाख के 91 लाख के आसपास में वोट पड़ा था कांग्रेस को। तो इसका मतलब हमें कांग्रेस को ज्यादा लोग पसंद करते हैं और इनसे ज्यादा हमारा वोट बैंक है। मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। दूसरी बात, आने वाले समय में ठीक है, हम हार को भी हम स्वीकारते हैं, हम जीत को भी स्वीकारते हैं, और हिम्मतवर ताकतवर वही है जो मैदान में फिर भी लड़ते हैं और डट करके सामना करते हैं। तो हम फिर से सामना करने के लिए तैयार हैं, तमाम उन जवाबों का, तमाम उन सवालों का, तमाम उन मुद्दों को हम फिर से उठाने के लिए तैयार हैं। हम डरने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं जिसने हमेशा देश को आगे बढ़ाया, जिसने देश की बेटियों को आगे बढ़ाया, जिसने लोकतंत्र क्या है वो सिखाया है, जिसने चुनाव लड़ना बेटियों को सिखाया है, जिसने संविधान क्या है, संविधान को मानना लोगों को सिखाया। हम उस विचारधारा से आते हैं, तो हम फिर से तैयार हैं, क्योंकि मैदान में डट करके वही खड़ा होता है जिसके मंसूबे बहुत मजबूत होते हैं। मीरा जी, चलिए, मैं कहूंगी जितना आप ताकतवर तरीके से बोल रही हैं, स्ट्रेटेजी भी उतनी दमदार हो कांग्रेस की और विपक्ष की, क्योंकि स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। इस बीच में मेरा एक सवाल कहीं ना कहीं रह गया कि जिस तरीके से पूरा विपक्ष, इससे पहले 6 दिसंबर को मीटिंग थी, वो कैंसल हो गई, और अब 19 दिसंबर को बैठक है पूरे इंडिया गठबंधन की। क्या समाजवादी पार्टी को, जयंत चौधरी को, जो पश्चिमी यूपी का बहुत बड़ा चेहरा है, उन तमाम ऐसे बड़े नेता को कांग्रेस मना भी पाएगी या नहीं? क्योंकि उसका एक नमूना मध्य प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश में अनबन हुई, पर उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने चुनाव के बाद, मेरा सवाल बस थोड़ा रह गया है, थोड़ा सा बस जवाब आप पूरा दे, बिल्कुल पूरा टाइम आपका रहेगा, कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक चीज देखने के लिए मिली कि अखिलेश यादव नाराज थे, उनके मनभेद थे, पर यहाँ पर जैसे ही रिजल्ट सामने आए तो अखिलेश यादव ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि ये तो सब चलता रहता है और लोकतंत्र का हिस्सा है, और हम चाहते हैं कि पूरा विपक्ष मजबूती से लड़े। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में फिर से वही बातें आई कि पूरे विपक्ष को एक होना पड़ेगा, पर नाराजगी भी दिखी। सवालों के जवाब क्या देना चाहती हैं? देखिए, इसमें कोई दोहराया नहीं, मध्य प्रदेश में हमने भी देखा, आपने देखा, पूरे देश ने देखा, लेकिन
अखिलेश यादव जो है उनका एक वोट बैंक है मजबूत, विपक्ष में यूपी में वो बैठे हुए हैं, तो उनका अहम योगदान रहेगा, जयंत चौधरी जी का भी रहेगा। और जब देश को बचाने की लड़ाई हो और इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई हो, बेटियों की आवाज उठाने की अगर लड़ाई हो, तो तमाम लोगों को एक साथ होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई मामूली लोगों से नहीं है, ये पहले छोटे लुटेरों से थी और अब ये बड़े लुटेरे से लड़ाई हो गई है। तो लुटेरे ज्यादा बड़े हो गए हैं और कोई बात नहीं है, तो हम सबको एक होकर के इस क्या देश की लुटेरे लड़ाई को, विपक्ष इस में देश, नहीं है? सवाल है देखिए कि क्या सुनिए, लुटेरे विपक्ष में नहीं है? देखिए अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है तो आप कानूनी जी कार्रवाई कीजिए, मुकदमा कीजिए, जेल भेजिए, हमें कोई भी आपत्ति मीरा जी बिल्कुल नहीं है। विपक्ष में भी अगर है तो आप जेल भेजिए, ये कानून का काम है, ये कोर्ट का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं बेटियों को छलने वालों को मैंने लुटेरे कहा, किसानों को छलने वालों को मैंने लुटेरे कहा, नौजवानों की नौकरी खाने वालों को मैंने लुटेरे कहा, बैंकों का कर्जा लेकर के माफिया भागने वालों को मैंने लुटेरे कहा। तो ये दिक्कत है हाँ, माफिया से लुटेरों मुझे जिन्होंने 300 साहू जी के 351 करोड़ भी याद आ जाते हैं। माफिया के साथ साथ एक बहुत बड़ा अमाउंट भी मुझे याद आ जाता है। क्या कहना चाहती हैं? 351 करोड़। मुझे भी अमाउंट बहुत बड़ा याद आ गया। अभी 67 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है एक बड़े उद्योगपति का हमारी मौजूदा सरकार ने, और न जाने कितने बालिया, कितने मालिया, कितने नीरव, कितने न जाने कितने लोग भागे बैंकों से कर्जा लेकर के। और आज आपको बता देना चाहती हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में, नेशनल पिलर के जितने भी दर्शक हैं वो ध्यान से देख भी रहे हैं और सुनेंगे भी और बात को समझेंगे भी। इस हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड में बड़ा डंका बजता है एक बड़े उद्योगपति जी का, अडानी जी का और अंबानी जी का, कि उनका रईसी में बहुत ऊपर नाम आता है। तो मैं आपकी और सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि उनका सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला व्यक्ति भी भारत से वही है। वो सबसे बड़े कर्जदार भी है, ये और आपकी फिर वो सबसे बड़े रईस कैसे हुए, ये समीकरण हमें समझ नहीं आता, इसमें हमें लोचा नजर आता है। तो इसलिए हमारी इन लोगों से लड़ाई है जो जनता के पैसे को लूट लूट करके उद्योगपतियों को दे रहे हैं, वो खुद भी लुटेरे हैं। और देखिए किसान का कर्जा माफ नहीं होता है, अभी 67 लाख करोड़ रुपए माफ किए एक उद्योगपति के बड़े के, तो हमें इस बात से दिक्कत है। तो चलिए, हमें ये इस लूट से दिक्कत है। ये फ्लक्चुएशन बीजेपी कांग्रेस में आते रहेंगे कि जब अपने पर बात हो तो पल्ला झाड़ लेना चाहिए, चाहे बिल्कुल भी बीजेपी नहीं। हो चाहे अगर कांग्रेस हो। कोई भी व्यक्ति देखिए, गलत करता है कांग्रेस में तो जेल भेजिए। आप क्यों नहीं भेज रहे अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को जिन पे बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, महिला उत्पीड़न के मुकदमे चल रहे हैं, जिन पे किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाने उनको मारने के मुकदमे चल रहे हैं, क्यों नहीं आप जेल भेज रहे हैं, क्यों नहीं आप निष्कासित कर रहे हैं? विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को आपने पीछे के रास्ते से संसद से मुक्त कर दिया, संसद की सदस्यता रद्द कर दी, तो आपने क्यों नहीं की उन बेटियों के आरोपी को जो मेडल लेकर के आई थी? हमें इस बात से दिक्कत है। चलिए, अगर कोई भी ऐसा चौथी पर्सन विपक्ष में तो उन पे भी कार्रवाई करें, लेकिन ये द्वेष भावना आप लाते कहां से हैं? चलिए, एक सवाल है। आपने कहा कि आप सहमत उससे भी नहीं रहेंगी अगर विपक्ष के किसी नेता को बख्शा जाएगा या पक्ष के नेता को बख्शा जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, इस बिल्कुल भी बीच दिक्कत ही हमें ये है। चौथी ये आपकी बैठक रहेगी इंडिया गठबंधन की। इससे पहले पटना में रही, बंगलुरु में रही और साथ ही साथ मुंबई में भी बैठक रही, और अब देश की राजधानी दिल्ली में ये चौथी आपकी बैठक है। इस बीच में एक महत्वपूर्ण चीज हुई है। बैठक होने से पहले कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला है युवाओं को आगे करने का। जिन राज्यों में चुनाव हारी है कांग्रेस, उसमें वो उन पदस्थ बड़े नेताओं को हटाया है जो सीनियर रहे हैं, जिन्होंने कमान संभाली है, मुख्यमंत्री के दावेदार भी रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे दूं तो कमलनाथ, उनको हटाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं यहाँ पर बात करूं तो जीतू पटवारी को बिठाया गया है, जो कहीं ना कहीं अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सीनियोरिटी के हिसाब से बात करें तो काफी युवा हो जाते हैं, उनके मुकाबले से बात करें तो युवाओं को जो जगह दी जा रही है, और साथ ही साथ जो और भी लोग पदस्थ किए गए हैं वो भी यूथ ही है। तो क्या कांग्रेस को ये पूरी तरीके से समझ में आ चुका है कि अब यूथ को वो आगे करे, और जो सीनियर नेता है वो स्ट्रेटेजी मेकर की भूमिका में रहेंगे और यूथ आगे चल के कमान संभालेगा? क्योंकि मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, क्योंकि एक बीजेपी ने राजस्थान से बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को, दोनों को ही मैं मेंशन कर रही हूँ कि पहली बार
जीते हुए विधायक को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये दिखाया कि भाई एक अदने से कार्यकर्ता को भी हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। तो क्या कांग्रेस भी वही कर रही है? ये कोई नया काम नहीं नहीं, किया। कांग्रेस भी क्या वही कर कांग्रेस रही ने है? न जाने कितने आम व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाया है, ठीक है, कांग्रेस ने न जाने। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए जो एक छोटा बच्चा होता है उसके पास दिमाग से ज्यादा सोचने की शक्ति नहीं होती, लेकिन वो काम बहुत जल्दी करेगा भाग भाग करके। और एक बड़ा जो होता है बहुत उम्र का, उसके पास भाग के काम करने की शक्ति नहीं होती है, वो दिमाग से ज्यादा काम करेगा। अब आ जाता है हमारा इस बीच में नौजवान युवा आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे नौजवान युवाओं को आगे बढ़ने के लिए पार्टी ने पहले से ही बहुत सारा काम किया है। तो अच्छी बात है, जब हमारे ऊपर बुजुर्गों का हाथ होगा हम उनके दिशा निर्देश से चलेंगे और आगे हम काम करेंगे। इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती ना, जिसमें तो सब क्या चीज मान का लिया जाए कि समीकरण रहे। आप तमाम यूथ को एक अलग कमान मिलने वाली है, कभी भी मिल सकती है, और पूरी तरीके से जब कांग्रेस भी उसके हमें लिए सजग मिलेगी हो हम गई है? बिल्कुल हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और अच्छी बात है, युवाओं के हाथ में अगर कमान आती है, बुजुर्ग जो है उसको अपने राहुल दिशा गांधी के निर्देश दे अच्छा, करके चलाए। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं जीतू पटवारी, उनको ये कमान मिली है। क्या इसलिए ये कमान दी गई है कि जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी है, या आप दूसरी वजह क्या मानती हैं? जीतू पटवारी राहुल गांधी जी के करीब हैं, प्रियंका जी के भी करीब हैं, सोनिया जी के भी करीब हैं और खड़गे जी के भी करीब हैं। मैं ये क्लियर कर देती हूँ। दूसरी बात, जीतू पटवारी जी की जो मेहनत है, जो लगन है, उनका आपने चुनाव भी देखा, सब कुछ देखा, और आज तक उन्होंने जो किया है उसको देख करके जी, उनको ये जिम्मेदारी मिली है। मेरी शुभकामनाएं उनको। बहुत बेहद सरल भाव के व्यक्ति हैं, जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, डाउन टू अर्थ हैं। ऐसे लोगों को आगे रहना चाहिए। हमें भी खुशी होगी कि हम उनके नेतृत्व में या उनको देख देख करके या उनको सीख सीख करके कुछ आगे करते हैं। तो पूरी तैयारी से आप ये बातें कह रही हैं कि 19 तारीख को इंडिया गठबंधन जब बातचीत करेगा तो सहमति कहीं ना कहीं जताई जाएगी सीटों को बांटने को लेकर के, सीटों के बंटवारे को लेकर के। लगता है कि जो विपक्ष पूरा जो भी सहमति जता सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो भी सहमति के लिए हाईकमान गए थे। जिम्मेदारी देगा, जो भी हम्म। हाईकमान का आदेश होगा हम उसे निभाएंगे। और जब देश की जिम्मेदारी आपके सर पर आ जाती है, तमाम विपक्ष के लोगों को मैं बोल रही हूँ, तो आपको आपसी मतभेद भुला करके देश के लोकतंत्र और देश को बचाने की जो यज्ञ चल रहा है उसमें आहुति देनी चाहिए। अगर कोई भी गठबंधन किसी भी राज्य का, मैं केवल यहाँ पर यूपी की बात नहीं कर रही हूँ, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। किसी भी राज्य में अगर कोई एक भी दल, राजनीतिक दल आपके हाथ से निकल गया, या तो आप किसी को मना नहीं पाए, ममता बनर्जी भी बहुत आस में है, अरविंद केजरीवाल पंजाब में आज जाकर के दहाड़े हैं, वहीं इधर अखिलेश यादव हैं, तो कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा रहा जो नहीं माना, तो कितना बड़ा फर्क कांग्रेस पर पड़ सकता है, और कितना संभल करके देखिए कांग्रेस को डिसीजन लेना चाहिए इस जगह? देखिए कांग्रेस बहुत संभल करके डिसीजन लेगी। दूसरी बात, मैंने आपको सब बातों का सार खत्म कर दिया कि अपना अपना पर्सनल स्वार्थ छोड़ करके देश के लोकतंत्र को बचाने और देश की जनता को बचाने के लिए सभी को आहुति देनी पड़ेगी और सभी को कुछ ना कुछ अपना त्याग करना पड़ेगा। अगर आप देश के साथ हैं तो आप अपना मोह त्याग करके जरूर कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, गिरिराज सिंह ने मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा आपके लिए क्या कह रही है उसका भी तो आपको सामना करना ही पड़ेगा, वाजिब सी बात है, तो जवाब उसका भी भाजपा बनना अच्छे से चाहिए। जानती है कि मैं हम मैं मैं भाजपा एक अच्छे से बयान, जानती जी, है कि हम सवालों के जवाब देने वाले लोग हैं। हम वो लोग नहीं है कि 9 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, जनता के और पत्रकारों के सवालों के जवाब ना दे। इसलिए वो हमसे इसलिए सवाल करते हैं, उन्हें बेहतर पता है कि हम जवाब देंगे। बिल्कुल आप सवाल कीजिए गिरिराज जी का, मैं जवाब देना चाहूंगी। गिरिराज जी ने क्या बोला है, बयान थोड़ा लंबा है, तो मैं चाहती हूँ कि इत्मीनान से आप भी सुने और दर्शक भी सुने। उन्होंने ये कहा है कि ये सभी इस लालच में है कि किसे और कितना हिस्सा मिलेगा। ये बैठक देश हित के लिए नहीं है, ये बैठक देश के भ्रष्टाचार में फंसे लोगों को बचाने के लिए है। इनको जनता समझ चुकी है। बनारस में सभा करने चले थे, आदमी जुटाने में असफल रहे तो सभा रद्द कर दी। घोड़े की तरह मेंढक भी नाल ठोकवाने चले जाते हैं, तो सॉरी चले थे, घोड़े की तरह मेंढक भी नाल ठोकवाने चले थे। ये उनका बयान है। क्या कहना चाहती है, बताइए, क्या जवाब देखिए देना मैं चाहती है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी गिरिराज जी बहुत सीनियर लीडर हैं भाजपा के
और जी आप भाजपा के एक-एक नेता का अगर बयान कोट करेंगी या पढ़ेंगी तो आपको उनकी भाषा शैली से पता लग जाएगा कि वो कैसे संस्कारवान और कैसे संस्कारहीन व्यक्ति हैं। दूसरी बात, ये भूल जाते हैं, अगर इन्होंने इतिहास पढ़ा होता तो शायद गिरिराज जी को याद होता, ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में आप हैं, लोकतंत्र देश में आप हैं, तो विपक्ष को हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। जो सत्ता में पार्टी है, विपक्ष अपनी कोशिश कभी करनी बंद नहीं कर देता है, ये उनको शायद नहीं पता, इसलिए वो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि आप कहीं ताइवान में नहीं हैं, उत्तर कोरिया में नहीं हैं, आप भारत में हैं, तो भारत में लोकतंत्र है, विपक्ष अपना काम करता है, सत्ता अपना काम करती है। तो आप इस बात को पहले जान लें कि आप लोकतांत्रिक देश में, जब उनको पता ही नहीं कि आप किस चलिए देश में, इंडिया मैं क्या ही बोलूं ऐसे व्यक्ति के लिए। इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदुत्व का बड़ा माहौल बनना, और एक बहुत बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो भाजपा के हित में जा रही हैं, चाहे राम मंदिर के फैसले को लेकर के हो, अब चमचमाता हुआ राम मंदिर 2024 के शुरुआत में जरूर दिखेगा, तो वो चैलेंज और ये तमाम जो भावनाएं बनती हैं उनसे कैसे सामना कर पाएगी कांग्रेस या पूरा विपक्ष? जल्दी से बस अंतिम सवाल का जवाब दें। देखिए मीरा जी, अगर इतिहास में हम जाएंगे तो शायद आप भी महसूस करेंगी कि जब पहली बार राम मंदिर के दरवाजे खोले थे तो वो कांग्रेस के बड़े नेता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खोले थे। मैं ये जी साफ कर देती हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरी जिम्मेदारी से इस बात को बोल रही हूँ। रही बात हिंदुत्व की, हिंदू सब है, आप भी हिंदू हैं। आप अगर निष्पक्ष खबर चलाती है और सत्ता के लोगों को आपकी खबर पसंद नहीं आती तो वो आपको कह देंगे कि हिंदू नहीं है। ठीक, अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ बैठ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ, सनातन धर्म से आती हूँ, तो अगर मैं भी गलत बात को गलत कहूंगी तो वो मुझे भी बोल देंगे कि हिंदुत्व के खिलाफ बोलती है। मैं लोकतंत्र में हूँ, मैंने अपने धर्म से, सनातन से सीखा, मैंने किताबों से सीखा, अपने पूर्वजों से सीखा कि गलत का विरोध करो। इतिहास गलत के विरोध करने वालों का लिखा जाता है, चमचों का नहीं। इससे ज्यादा हम नहीं जानते कुछ भी। कन्हैया कुमार ने एक बयान दिया था हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के कि जरूरी नहीं है हर हिंदू हिंदुत्ववादी हो। ये उन्होंने एक बहुत बड़े मंच से बोला था और पत्रकारों के बीच में बोला था। तो इस बयान को भी कैसे देख रही है कि वो कह रहे हैं कि हर हिंदू जरूरी नहीं है। हमारे अंदर अगर वाद है, हमारे अंदर अगर वाद है तो वो सही चीज के लिए है, गलत चीजों के लिए हमारे अंदर वाद नहीं है। चाहे वो धर्मवाद हो, चाहे वो जातवाद हो, हमारे अंदर सही चीज के लिए वाद आपको देखने को मिलेगा, गलत चीज के लिए नहीं मिलने का है। लेकिन हाँ, चलिए लोकसभा चुनाव में अगर जी वो देशवाद है, देशवाद हमारे अंदर सबसे बड़ा है, सबसे सर्वोपरि है, और समय समय पर हमारा धर्मवाद राष्ट्रवाद से बदल करके आपने देशवाद कर दिया है। बीजेपी राष्ट्रवाद पकड़ी हुई है तो आपने देशवाद कर दिया है, एक नया नाम आपने निकाला है। चलिए इसी चलिए एक बयान कहीं ना कहीं लगातार दिग्विजय सिंह हो, अखिलेश यादव हो, तमाम बड़े नेता हो, ये कहते आ रहे हैं कि 3 राज्यों के नतीजे हमें संतुष्ट नहीं करते हैं। तो क्या अगर 2024 के चुनाव में आप हारे तो पहले से आपकी प्लानिंग है कि भैया ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देना है? नहीं, हम तो अभी भी बोल रहे हैं आप ईवीएम को हटाइए। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव में ही बोलते हैं, हम तो अभी भी बोल रहे हैं, हम तो अभी भी ईवीएम के खिलाफ है, हम तो अभी भी बोल रहे हैं, पहले से ही बोल रहे हैं। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं। चुनाव आयोग की साइट पर 15,000 से ज्यादा रिपोर्ट गई है, ऐसे ही नहीं गई है। ध्यान रखना, कितनी ईवीएमओ में जीत दिखाई, फिर आपने हार दिखाई। ध्यान रखना, हम तो अभी बोल रहे हैं पहले से पहले ही आप हटवा दो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। आपका जो भय है वो सत्य है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, अपनी बातों को आपने बड़े प्रखर तरीके से रखा। हर सवाल का आपके पास जवाब वैसे मुझे मिला है, सभी सवालों का। देखते हैं कि अब अगले जब क्या निष्कर्ष निकल करके आते हैं, उस बीच में भी आपसे मुलाकात होगी और बातचीत होगी। दर्शकों को ये सारी चीजें लगातार पसंद भी आ रही हैं कि क्या राजनीति से जुड़ी चीजें चल रही हैं। बहुत धन्यवाद पूनम पंडित।